श्री अमित शाह के साथ उड़ीसा में दौरा करने का एक मौका मिला है। हम उनसे समझना चाहेंगे कि उड़ीसा पर उनकी खास नज़र या मेहनत क्यों है। सर, आप उड़ीसा के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें असेंबली का भी चुनाव है। लाभार्थी के मामले में नवीन बाबू का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आपको क्यों लगता है कि आपके लिए यहाँ बड़ा मौका है? देखिए, उड़ीसा में ये 25 साल जो है नवीन बाबू के, ये देश के विकास का जब इतिहास लिखा जाएगा उड़ीसा के लॉस्ट ईयर माने गए। एक गायब साल है 25, क्योंकि 25 साल में देश के कई सारे राज्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमी की परिस्थिति और एग्रीकल्चर को मजबूत कर आज देश की इकोनॉमी को मजबूती से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन का दर भी देश में कई सारे राज्यों ने बहुत अच्छे से इस 25 साल में बढ़ाया है। उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी के हर घर नल की योजना आने से पहले, मतलब 2019 के पहले, सिर्फ 4% घरों में पीने का पानी। उड़ीसा एक प्रकार से देश का सबसे समृद्ध राज्य है। यहाँ विपुल मात्रा में खनिज संपदा धरती के नीचे पड़ी है। मगर दूसरी दृष्टि से देखें तो ओडिया वासी सबसे गरीब है। ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो सबसे समृद्ध राज्य का नागरिक और डेमोक्रेसी की भाषा में कहे तो मालिक सबसे गरीब, इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल नवीन जी की अकर्मण्यता को जाती है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों को विकास को देखकर उड़ीसा की जनता की विकास की भूख जगी है और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी बात से मुझे ये लगता है कि डेवलपमेंट पर आप लोगों का बहुत ही आक्रामक रवैया रहता है। तो अगर उड़ीसा में राज्य सरकार आपके हाथ में आ गई तो उड़ीसा के विकास के लिए आप बहुत तेजी से बड़े काम करेंगे। वो क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा काम यहाँ जो करने जैसा है, खनिज संपदा से एंड प्रोडक्ट तक का पूरा प्रोसेस उड़ीसा में होता है, तभी जाकर उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, समृद्धि भी मिलती है और यहाँ से पलायन भी रुकता है। आज उड़ीसा का युवा देश भर में काम करने के लिए जा रहा है। उड़ीसा के पास लंबा कोस्ट लाइन है, पानी से भरी हुई नदियां हैं और मेहनत कश इंसान भी है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन और क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की व्यवस्था कर दी जाए, बंदरगाहों के आसपास ही खनिज संपदा को एंड प्रोडक्ट तक बनाकर देश और दुनिया में बेचने की व्यवस्था की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेकिंग है उसको अगर फुलफिल किया जाए तो उड़ीसा बहुत कम समय में देश के समृद्ध राज्यों में शुमार हो सकता है। एक सवाल अब चुनाव के बारे में। हर चुनाव में आप लोग अपने इलाके चुनते हैं एक्सपांशन के लिए, विस्तार के लिए। बंगाल में आप पहले काम कर चुके, लेकिन उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत ज़्यादा सीटों की आपको आशा है। ऐसी आशा किस बेसिस पे है? देखिए, बंगाल में भी हम इस बार अच्छी खासी बढ़ोतरी करेंगे। हम 24 से 30 के बीच में सेटेलाइट करेंगे। उड़ीसा में 17 लोकसभा और 75 विधानसभा जीतने का हमारा पूरा लक्ष्य तय है और तेलंगाना में भी हम 10 के आसपास सीटें जीतेंगे। आंध्र प्रदेश में हमारे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वहां पर भी बड़ी संख्या में एनडीए लोकसभा सीटें भी निकालेगी। तो
केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, नेट गेन कितनी सीटों का है आपके मुताबिक? देखिए, दो हिस्से आप सेपरेट कर दीजिए। हम पूर्व जोन जिसमें बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये आता है, उसमें सबसे बड़ा दल बनकर निकलेंगे, ये निश्चित है। और दक्षिण के 5 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सभी दलों में सबसे ज्यादा सीटें इस बार प्राप्त करने जा रही है। अभी तक चुनाव में आपकी रैलियां कितनी हो गई होंगी, या जनवरी से जोड़ें तो? मेरे पास कोई ऐसा आंकड़ा मुझे मुंह जुबानी याद नहीं है, मगर चुनाव की घोषणा के बाद करीब करीब 200 तक पहुंचा हो। आप 200 रैलियां कर चुके हैं अभी तक? कार्यक्रम कुछ रोड शो होते हैं, कुछ रैलियां, पर ज्यादातर रैली हुई। अब बाकी बातचीत आपसे दूसरे मौके पर हम करेंगे। नमस्कार, एनडीटीवी के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजय पुगलिया। आज का दिन खास इसलिए है कि मुझे पूरे दिन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ बनारस से उड़ीसा के दौरे का मौका मिला और कैंपेन को ऑब्जर्व करने का मौका मिला। उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में बाद में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कैंपेन के फाइनल लेग में जब आखिरी फेज़ का चुनाव बचा हुआ है तो एक ही है सबकी ज़ुबान पे कि रिज़ल्ट क्या होगा। गृह मंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े अनुमान लगाते हैं, लेकिन वो फैक्ट से दूर नहीं होते। ऐसा पिछले कई चुनावों में हमने देखा है। तो आज वही पहला सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल यही है कि 400 पार एक आह्वान था, एक बड़ा नारा था लोगों को इंथ्यूज करने के लिए। ये नंबर तो वास्तविक अनुमान नहीं है ना? देखिए, जब पहली बार 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के नारे के साथ निकली, तब भी दिल्ली के सभी राजनीतिक पंडितों का एक आकलन था कि ये हो नहीं सकता, मगर हमें पूर्ण बहुमत मिला। फिर 19 में हम फिर से 300 प्लस के नारे के साथ निकले, तब भी लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता। आज भी लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है अगली चुनाव में सब सच मानेंगे, क्योंकि इस बार 400 पार होने वाला है। हम लोगों में एक कमेंट्री और चली कि क्या ये चुनाव वेवलेस है। आज जब उड़ीसा में आपकी 3 पब्लिक रैलीज देखी तो हमको भी थोड़ा अंदाज लगता है कि लाए हुए कार्यकर्ता और जनता का अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स। तो उड़ीसा आपके लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह से क्या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने रख रहा है? स्वाभाविक रूप से उड़ीसा तो है ही। हम वहाँ पर हमारे अपने बूते पर सरकार भी बनाने जा रहे हैं। हम 15 से 17 के बीच में सीटें भी जीतेंगे लोकसभा की। परंतु मैं ये वेव का अनुभव पहले चरण से कर रहा हूँ। मेरठ में मेरी पहली रैली हुई, तब से लेकर आज तक मैं वेव का अनुभव कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कल मैं पंजाब गया था, वहाँ पर भी पंजाब की अपेक्षा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैंने फील किया है। तो मैं मानता हूँ ये जो वेव है
ये पूरे भारतवर्ष में है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, और नतीजे बताएंगे कि ये वेव ही था। एक कहावत है, जनरली हम लोग बात करते हैं कि वेव का पता हमेशा चुनाव के बाद ही लगता है। कई लोगों को पहले भी लगता है, मगर कई बार जो लोग वेव का आकलन करते हैं उसको भी राजनीतिक इंटरप्रिटेशन माना जाता है। एक मैक्रो पिक्चर आपसे और चाहिए, वो ये कि पूरा कैंपेन करने के बाद आपने अपने मुद्दे रखे, पार्टी ने अपने मुद्दे रखे, पब्लिक का पल्स एक जगह होता है। तो अगर इस कैंपेन को समराइज करना हो कि पब्लिक के मन में वो कौन सी बात है जो निर्णायक फैक्टर है वोट करने के पीछे? देखिए, मुद्दे तो ढेर सारे आए पूरे अभियान के अंदर। बहुत लंबा चुनावी अभियान रहा इस बार। गर्मी भी, भीषण गर्मी में, आज आप थे ही उड़ीसा में, आपने देखा होगा इतने लोग इतनी गर्मी के अंदर 3-3 घंटा 2-2 घंटा वेट करना, यही वेव का परिचायक है। परंतु जो आपने कहा कि इसको समराइज करें तो क्या है, बाय एंड लार्ज भारत की जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर चल रहा है और यही रास्ते पर भारत दुनिया में सर्वप्रथम स्थान पर पहुंच सकता है। और यही पूरे देश की जनता को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसको मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। जी, एक क्विक समरी करते हैं उन राज्यों की जहां बस फाइनल फेज में अब वोटिंग होनी है। उड़ीसा पर ही लौटते हैं। वहां पर आज आपने कहा कि ये ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उड़िया नहीं बोल सकता, या आपको तमिल बाबू चाहिए, और तीसरी बात आपने कही जो बड़ी क्यूरियस है, वो ये कि ये जगन्नाथ का ताला चाबी, ये क्या मसला है? देखिए, महाप्रभु का रत्न भंडार, इसकी चाबी गुम होने का मामला कब से रहस्यमय रूप से रहस्य ही रह गया है। इसके लिए एक जांच आयोग बना, चाबी गुम हुई, फिर किसी ने कहा कि भाई इसमें नकली चाबी बनाया गया, डुप्लीकेट चाबी बनाया गया तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रत्न भंडार खुला नहीं खुला, किसी भी प्रकार की उड़ीसा सरकार की ओर से स्पष्टता नहीं होती। हाईकोर्ट के एक जज की ओर से एक कमीशन, जज को रखते हुए कमीशन, जांच आयोग बिठाया गया। इसकी रिपोर्ट भी 7 साल से सार्वजनिक नहीं कर रहे। इसके कारण पूरा रहस्य गहराया हुआ है कि एक्चुअल में रत्न भंडार में क्या हो रहा है। महाप्रभु का रत्न भंडार इस जगन्नाथ जी के दुनिया भर में फैले हुए भक्तों की श्रद्धा का विषय है, और मैं मानता हूं इस प्रकार के श्रद्धा के विषयों को रहस्य में नहीं रखना चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। नवीन बाबू के बारे में एक बात कुछ लोग चर्चा करते हैं कि जैसे लाभार्थी योजनाओं पर आप लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया, वो काम उड़ीसा में नवीन बाबू ने भी ठीक ठाक किया है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, नवीन बाबू को मैं अक्सर उड़ीसा में झोला छाप सरकार कहता हूं। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो चावल हर महीना उड़ीसा में दिया। देश भर में देता है चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, जो जिनको चाहिए हो। नवीन बाबू ने उस पर अपना झोला चलाने का काम किया। तो अपने फोटो वाला झोला, एक इसमें 5 किलो चावल पैक कर दे दिया। सामान आपका, फोटो उनकी। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने कोई इसी प्रकार का नाम दे दिया। हर घर नल से जल को भी अपना नाम दे दिया। योजनाओं की क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, उसका ओडिया नामकरण नवीन बाबू कर रहे हैं। मगर नवीन बाबू को यह मालूम नहीं है कि उड़ीसा की जनता ये जान चुकी है। इस बार हमने अच्छा खासा कैंपेन किया है। चुनाव के पहले 8 महीना पहले से हमारी पार्टी लोक संपर्क में गई, लाभार्थियों का संपर्क किया है। सभी लाभार्थियों को अब ये मालूम है कि ये जो मदद है वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजी है। बंगाल पे बहुत बातें हुई हैं।
बंगाल में कई मुद्दे सामने आए, लेकिन अभी एक मुद्दा आपने उठाया, वो रामकृष्ण मिशन के साधुओं पर हमले का था, जिस पर ममता ने जाहिर है कि कहा कि आप तो हमेशा पॉलराइजेशन के मुद्दे ढूंढते रहते हैं। देखिए, सिर्फ रामकिशन मिशन नहीं, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन, ये तीनों के सन्यासियों पर ममता जी ने आरोप लगाया। अब संजय जी, जिनको भारत के विभाजन का इतिहास मालूम है, उनको मालूम है कि भारत सेवाश्रम संघ के स्थापक प्रमुख स्वामी प्रणवानंद जी न होते तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा, बांग्लादेश का हिस्सा होता। उन्हीं के कारण बंग हुआ और पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा है। मैं भारत सेवाश्रम संघ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। 7 अर्थ में सन्यास के सारे संस्कारों को से युक्त सन्यासियों का ये देशभक्त जमघट है, जो सेवा का काम करता है, संस्कृति का, धर्म का रक्षा का काम करता है। इस्कॉन ने चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय को न केवल भारत, पूरी दुनिया में फैलाया। और रामकिशन मिशन ने सेवा के कार्य, चाहे बड़े बड़ी ऊंचाई पर बने पहाड़ हो, जंगल हो या डेंस ट्राइबल एरिया हो, हर जगह शिक्षा, पीने का पानी, स्वास्थ्य और गरीबों की सेवा, ये चारों विषय पर इतना अच्छा काम किया है। अब ये तीनों संस्थाओं पर ममता जी आरोप कर रही है, उनको धमका रही है और उन पर कर नहीं पाई, मगर पुलिस भेजकर सर्च करने का भी प्रयास किया। मैं मानता हूं कि चुनाव जीतने की लालसा कितनी भी हो, मगर इस प्रकार की रेप्यूटेड रिलीजियस संस्थाओं पर आरोप लगाना और पुलिस बल का उपयोग करना मैं उचित नहीं मानता। अब थोड़ा रुख करते हैं बिहार की तरफ, और दरअसल महाराष्ट्र दोनों की अलग सच्चाइयां हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर ये आया कि बीजेपी संभवतः अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ अलाइज जो हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर परफॉर्मेंस है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, मीडिया में कुछ बातें चल पड़ती है। पुगलिया जी, आज भी हम इतने साल राजनीति में रहकर भी इसको टैकल करना की कला नहीं जान पाए हैं। तो हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी और साथी दल चुनाव के मैदान में होते हैं, अक्सर इस प्रकार की बातें चलती हैं। अब परिणाम देखना, बिहार, महाराष्ट्र, जहां जहां पर भी शंकाएं खड़ी हो रही हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आएगी और सम्मानजनक रूप से विजयी होकर आएगी। 2 राज्यों की चर्चा बहुत ज़रूरी है, पंजाब और उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। पंजाब पर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालने का एक एनालिसिस लोग ये कर सकते हैं कि सिंपैथी का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा एनालिसिस ये हो सकता है कि अब आम आदमी पार्टी की पूरी कहानी जो है वो अनरावल हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे अप्रोच किया आप लोगों ने? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, जब केजरीवाल जी का बेल हुआ तब, केजरीवाल जी जहां जहां प्रचार करने जाएंगे, लोगों को उनकी जगह शराब की एक बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी और शराब घोटाला उनके पल्ले चिपकता ही रहेगा। अगर सबसे बड़ी असर इसकी होने वाली है तो दिल्ली में होती है। दिल्ली का चुनाव समाप्त हो चुका है, मैं आपको बता सकता हूं 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीत कर आ रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ओके। और पंजाब में एक कमेंट्री और आई आप लोगों की तरफ से कि भगवंत मान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो एटीएम हैं, ये एक सीरियस इल्जाम है। देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का इतने अल्प समय के आयुष्य में कामकाज करने का तरीका रहा, इसमें दिल्ली में ढेर सारे इन पर आरोप लगे हैं।
पंजाब दिल्ली यूटी है, पंजाब एक पूर्ण राज्य है, वहाँ पर ज़्यादा अवकाश होता है और यही पैटर्न पर उन्होंने पंजाब को उनके कुछ नुमाइंदे भेजकर चलाने का प्रयास किया है। भगवंत मान जी का रोल अरविंद केजरीवाल के साथ देश भर में ट्रैवल करने के लिए है, जिसका बिल पंजाब सरकार चुकाती है। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, लॉजिस्टिक पार्टनर, डिफेक्टो मुख्यमंत्री ही पंजाब चला रहे हैं। कश्मीर 370 के समापन के बाद अब जो बम्पर वोटिंग सामने आई, दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि एक तो ये मुख्य धारा के साथ इंटीग्रेट होने का मैंडेट हो संभवतः, दूसरा ये है कि केंद्र सरकार से नाराजगी का वोट हो सकता है। देखिए ऐसा है, इसका एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि मुख्य धारा के अंदर वो लोग शामिल हुए हैं। इसका मैं कारण बताता हूं। जब धारा 370 थी तब भी वो वोट नहीं डालते थे और इस बार वोट किसने डाला? जमाते इस्लामी और हुर्रियत के कुछ प्रमुख लोगों ने भी वोटिंग भी की और ये भी कहा कि हम भारतीय संविधान के तहत वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का संविधान तो है नहीं, डिमोलिश कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब भारत के संविधान के तहत ही गवर्न हो रहा है। तो मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर पॉलिसी सफल हुई है। इतने सालों तक एपीसमेंट की पॉलिटिक्स से और एपीसमेंट की पॉलिसी से कश्मीर को संभालने का प्रयास किया गया। मोदी जी ने धारा 370-35 को समाप्त किया और घाटी में एक स्पष्ट संदेश भेजा कि आप भारत का हिस्सा हो, आपके ऊपर पूरे भारत का अधिकार है और पूरे भारत पर घाटी के लोगों का भी अधिकार है। और मैं मानता हूं इसके कारण वहां लोकतंत्र की नींव बड़ी मजबूत हुई है। केवल लोकसभा चुनाव नहीं, पंचायतों के चुनाव हुए, इसमें 90% तक वोटिंग हुई है। और ये लोकसभा का चुनाव में बाकी भारत के हिस्सों जितना ही वोट पहली बार 90 के दशक के बाद कश्मीर में हुआ है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी सफलता है और हर भारतीय ने इसका स्वागत करना चाहिए। आप लोगों के जो भी कार्यकाल रहे हैं उसमें एक सरप्राइज और एक डिफाइनिंग मोमेंट हमेशा रहा है। 370 की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, अभी एक चर्चा चली है, वो चर्चा चली है उसमें लोग आपसे एक्शन की उम्मीद कर रहे थे और वो है पीओके। देखिए संजय जी, मुझे ये सरप्राइज है कि आपको क्यों सरप्राइज हुआ। हम 1950 से कह रहे हैं, जब से आए तब से, संविधान आया तब से, कि धारा 370 को हम हटा कर रहेंगे, मगर आपको भरोसा नहीं था कि ये हट सकती, इसलिए आपको सरप्राइज लगता है, हमें नहीं लगता। राम जन्मभूमि का भी आपको सरप्राइज लगता है, हमें नहीं लगता। हमने पालमपुर में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव किया था 80 के दशक के अंत भाग में कि राम जन्मभूमि पर संवैधानिक रास्ते से भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। तो ये तो हमारा कमिटमेंट था जो हमने पूरा किया है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी देश की पार्लियामेंट का कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का भी कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसमें किसी को भी कोई शंका होने का कारण नहीं। सर, आपकी पोजीशन तो क्लियर है, लेकिन क्या फिर ये अनुमान लगाना सही होगा कि निकट भविष्य में इस मोर्चे पर एक्शन होने जा रहा है? देखिए, इस तरह के फैसले इस तरह के इंटरव्यू में सार्वजनिक नहीं किए जाते। जब फैसले होंगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। जी। अब यूपी की बात करें, यूपी में कांग्रेस और सपा का अलायंस क्या बीजेपी के लिए एक चैलेंज है? क्योंकि एक तरफ तो कमेंट्री ये है कि मौजूदा सीटों से ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, दूसरी तरफ ये है कि नहीं, कुछ इलाकों में चुनाव लोकलाइज हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में गत चुनाव से हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गत चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी चारों एक साथ चुनाव लड़े थे हमारे खिलाफ। फिर भी हम
65 सीटें जीते थे। इस बार हमारी पोजीशन में भी बढ़ोतरी करेंगे, मतलब नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेगा और हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ राज्यों में, जिसमें कि मैं दरअसल पंजाब को भी गिनना चाहता हूं, बिहार को भी और महाराष्ट्र को भी, इस वक्त जो मोदी लेड बीजेपी की पॉपुलैरिटी है, वहां क्या बीजेपी सोलो नहीं जा सकती थी? नहीं, सोलो जा सकते हैं या नहीं जा सकते वो सवाल नहीं है। जहां पर अलायंस है वहां गठबंधन का धर्म निभाना होता है। मानो मैं आपको उदाहरण उत्तर प्रदेश का देता हूं। 2014 में हम पहली बार उत्तर प्रदेश में ब्रेक थ्रू किए। उस वक्त हमारे जो साथी थे, फिर हम 4 चुनाव जीते, 14 का जीते, 19 का जीते, 17 का जीते, 22 का जीते और अब 24 में लड़े। फिर भी हमने हमारे साथियों को उतनी ही सीटें दी जितनी हमने 14 में दी थी। तो गठबंधन के धर्म का सवाल होता है और मैं मानता हूं इसको निभाना चाहिए। अब चूंकि कैंपेन ख़त्म है और कंटिन्यूटी की तो सबको एक पक्की गारंटी सी है ही, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इकोनॉमिक गवर्नेंस या ओवरऑल गवर्नेंस के मोर्चे पे अगली जो सरकार आएगी उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होने जा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 2014 से अब तक 24 तक नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार की इकोनॉमी की पॉलिसी के बारे में बहुत स्पष्टता से स्पष्ट रास्ता बनाने का काम कर लिया है। ये 10 साल के अंदर चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे बजटरी घाटा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो, ये सारी चीजों को हमने सही रास्ते पर चढ़ाने में सफलता प्राप्त की। पीएसयू की बैलेंस शीट, शेयर बाजार का स्थिति और शेयर बाजार का लोगों में स्वीकृति, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि पहले 2 करोड़ 20 लाख डीमैट अकाउंट थे, आज 15 करोड़ बैंक। तो बेस हमारा बहुत वाइड हुआ है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इसके लिए ढेर सारी पॉलिसियों को बनाना और उस पर अमल करना, इमर्जिंग सेक्टर्स में भारत को पायोनियर बनाना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, इथेनॉल, ये सारे सेक्टर जो है ये आने वाले 25 साल तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं। आज भारत इसमें पायोनियर की लीड ले चुका है, तो ये 25 साल तक इसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है। और विगत 25 साल में जिन सेक्टर में हम पिछड़ गए थे, जैसे सेमीकंडक्टर, डिफेंस प्रोडक्शन, अंतरिक्ष में हमारा कम हिस्सा था, स्टार्टअप, ये सारी चीजों को हम रिवाइव करते हुए जो गैप था वो गैप मेकअप कर चुके हैं। तो एक प्रकार से अगले 25 साल तक जो दुनिया के अर्थतंत्र को प्रभावित करने वाले इमर्जिंग सेक्टर है, सब में भारत आज लगभग एट पार खड़ा है। और मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा फायदा आने वाले 10 सालों में हमें होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीडीपी को ह्यूमन टच देने का काम किया है। पहले जीडीपी की व्याख्या बड़ी शुष्क थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीडीपी को ह्यूमन टच इस दृष्टि से दिया है कि अगर 14 करोड़ टॉयलेट्स बनते हैं तो जीडीपी की तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, 14 करोड़ परिवारों का सम्मान भी बचता है। 10 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर जाता है तो धुआं मुक्त घर वो 50 करोड़ के स्वास्थ्य को भी सुधारता है। फ्लोराइड विहीन पानी अगर 14 करोड़ परिवार में जाता है, नल से जल,
तो जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मगर उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उसकी परेशानी भी कम होगी। कुपोषण के सामने लड़ाई के लिए हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हर घर में लाइट पहुंच गई है। 3 करोड़ घर बनाए हैं, 4 करोड़ घर बनाए, 3 करोड़ हम नए बनाने वाले हैं। तो एक प्रकार से भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के साथ साथ भारत का मार्केट जो था वो सिर्फ 60-70 करोड़ का था, उसको 130 करोड़ बनाने का भी काम किया है, क्योंकि बाकी के लोगों का खरीद शक्ति ही डेवलप नहीं हुआ था। आज उनके जीवन जीने की प्राथमिक सारी सुविधाओं को, जरूरियातों को नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर कर उनके परचेसिंग पावर को इवॉल्व करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि भारत का अर्थतंत्र राइट पाथ पर जा रहा है। अब हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी है और जो पॉलिसी पीएलआई से लेकर लचीला अप्रोच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, रुपये में व्यापार, शेयर बाजार के लिए मुक्त माहौल, ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर स्पीड बढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लिखती है। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में भारत दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। यही 10 साल में भारत 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर आया है। अगले 10 साल में स्टैग्नेंसी थी। अटल जी 11 नंबर पर छोड़कर गए थे, मनमोहन सिंह ने इसको 12वें पे नहीं ले गए, 11वें पर रखा। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लेकर आए। तीसरी टर्म में 5वें से तीसरे नंबर पर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है इसका। ये आपने बहुत ही कंडेंस्ड एक्शन प्लान अभी बहुत संक्षेप में दिया है, जिसको हम लोगों को बारीकी से अध्ययन करके समझना होगा कि इसके पीछे कितने एक्शन होने जा रहे हैं। एक चीज़ और, एनडीटीवी के पिछले इंटरव्यू में आपने बिल्कुल संक्षिप्त सा जवाब दिया था कि 4 जून के बाद बाज़ार ऊपर जाएगा। मेरी अपनी राय ये है कि बाज़ार थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो ओवर सिंप्लीफाई कर रहा था कि भारत के चुनाव से उसको जोड़ रहा था। उसके दूसरे कारण थे कि कुछ एफआईआई पैसा अपना कमा करके बेच के निकल रहे थे, नॉर्मल प्रोसेस था वो। अब शेयर बाज़ार फिर से नर्वस है और वो अजीब सी नर्वसनेस है। वो क्या कह रहा है कि 370 अगर नहीं आया तो एक बार नीचे जाएगा, यानी रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है संजय जी, प्रॉफिट बुकिंग ये रूटीन फिनोमिना है। आप इसको चुनाव के साथ मत जुड़िए। जो शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए शेयर बाजार में है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करते हैं। तो 1200-1300 पॉइंट बढ़ता है तो 300-400 पॉइंट वापिस आना बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, और चुनाव के बगैर भी साल में ये 15-20 बार होता है। तो उसको चुनाव के साथ मत जुड़िए। मैं फिर से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, 4 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम 400 पार करेंगे और स्थिर सरकार आने वाली है और शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला है। आपने अभी जब लाभार्थियों का और करोड़ों गरीबों की ज़िंदगी का सुधरने का जिक्र किया, तो ये अपने इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। पता नहीं मैं इसको कितना ठीक से फ्रेम कर पाऊँगा। वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ये जो एक नया, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, एक नया पावर एलीट इमर्ज हुआ है जो गरीबों का है। तो हम लोग जब बाइनरीज में बांट के देखते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, सोशलिस्ट, इस तरीके से, तो बहुत सारे लोग, हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं इस रियलिटी को समझने के लिए कि भारत में बदला क्या है। उसको यूं कह सकते हैं कि ये कल्चरल और सिविलाइजेशनल एजर्शन है, एक कॉन्फिडेंस की और अस्मिता की अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भारत के अर्थतंत्र को आइदर और साइड से विदेशों में बनी पॉलिसी के आधार पर चलाया गया। इसका कोई भारतीय मॉडल ही नहीं बना था। नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे कॉन्ट्राडिक्शन समाप्त करे हैं। पहले सरकार के लिए या तो कहा जाता था ये किसानों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की भी है
उद्योगपति किए। दोनों क्षेत्रों में विकास हुआ है। पहले माना जाता था कि सरकार गांव की ओर डेवलपमेंट का रुख करेगी या शहर की ओर करेगी। यहाँ गांव भी विकसित हुए हैं। 500 गांव में कनेक्टिविटी थी, आज 1.5 लाख गांव में कनेक्टिविटी है और शहर भी बहुत अच्छे बनने लगे हैं। पहले कहते थे कि विदेश नीति हावी रहेगी या रक्षा नीति हावी रहेगी। हमने दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाए हैं, मगर हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित रखा है। तो पहले 2, 3, 5, 10 करोड़ की आबादी वाले देशों का कोई एक मॉडल उठाकर यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय वातावरण के अनुकूल मॉडल इवॉल्व कर सफलतापूर्वक उसको नीचे उतारने का काम किया। जी बिल्कुल, और ये नया अप्रोच है। बिल्कुल जी बिल्कुल नया अप्रोच है। आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा, और ये जिज्ञासा बहुत सारे लोगों को है कि आप लोग जिस तरीके से रणनीति बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हर चुनाव में कुछ नया इनोवेशन होता है, आउटपुट उसका दिखता है, विपक्ष वाले फिर भी आपको देख के भी समझ के भी कॉपी नहीं कर पाते। इस बार की कैंपेनिंग में चूंकि आप उसके एक वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स हैं, तो इस बार की कैंपेनिंग में अगर मैं पूछूं कि आपने क्या क्या इनोवेशन किया, तो संक्षेप में थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे इस बार की कैंपेनिंग में सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा सरकार के सामने रखकर 25 साल के एजेंडा को जनता का एजेंडा बनाया है। किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, प्रगति के लिए, वो देश का सामूहिक आत्मविश्वास और सामूहिक संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों का सामूहिक आत्मविश्वास जागरूक किया है कि ये देश दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच सकता है। और सामूहिक संकल्प 130 करोड़ लोगों ने लिया है कि अगले 25 साल भारत के हैं। 2047 में जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। ऐसे भारत का निर्माण करना है। जब 130 करोड़ लोग एक एक कदम भी अगर एक साथ चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक मकसद के साथ चलते हैं, तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। और मैं मानता हूं कि हमारे नेतृत्व की, श्री नरेंद्र मोदी की, ये सबसे बड़ी सफलता है। और चुनाव में इसका प्रतिघोष मैं हर राज्य में देख रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी जन नेता ने देश को एक धागे में पिरोने का काम किया है। चाहे कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, चाहे एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चीन को मजबूती से जवाब देना हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करनी हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, हर जगह जनता एक मुश्त होकर चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के पीछे रही है। और मैं मानता हूं इन नेतृत्व का बहुत बड़ा सफलता है। जी बिल्कुल। गृह मंत्री जी, आपका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त रहा, लेकिन उसमें आप आज वाराणसी से उड़ीसा 3 मीटिंग्स और उसके बाद वापस वाराणसी में इंटरव्यू के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी।